मैं रामशरण प्रवक्ता डाइट फिरोजाबाद। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी भाषा में पहला अध्याय है अनिवार्य संस्कृत में शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग, वर्णों के उच्चारण स्थान का क्या महत्व है, उनका लेखन में क्या महत्व है, इत्यादि बातों पर हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है जो अन्य किसी भाषा से भिन्न होती है, चाहे वह आधुनिक भारतीय भाषा हो अथवा विदेशी भाषा। प्रत्येक भाषा की अपनी एक संरचना होती है, उसी के अंतर्गत हमारा संस्कृत की भी एक अलग संरचना है। संस्कृत में क्या होती है? एक संयोगात्मक भाषा। संयोगात्मक भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें कि कर्ता और विभक्तियाँ मिली हुई होती हैं। जैसे हम रामः चलति, रामः गच्छति, रामः पीबति, रामः पठति। जब हम रामः कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कर्ता ने, तो यहाँ क्या है? विभक्ति मिली हुई है, रामः में विभक्ति मिली हुई है, इसलिए ये क्या हुआ? संस्कृत संयोगात्मक भाषा। संस्कृत में कौन कौन से बिंदु होते हैं इनको देखिए। शब्द रूप में संज्ञा रूप, फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, शब्दयोगी, अन्वय, अव्ययी, उद्गार बोधक, लिंग, वचन और उपसर्ग। अब उसके बाद हम, चूँकि ये शुद्ध उच्चारण की बात है, और शुद्ध उच्चारण की बात हम बिना वर्णों के उच्चारण स्थान के बिना हम नहीं कर सकते हैं। हमें वर्णों का उच्चारण स्थान आना चाहिए। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि कंठ कहाँ है, तालु कहाँ है, मूर्धा कहाँ है। हम कहते हैं कि मूर्धन्य स बोल देते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते लिखते चले जाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं मालूम था कि मूर्धा कहाँ है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो चल रही है इसमें देख सकते हैं इस चित्र में कि मूर्धा कहाँ है। हम कहते हैं अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। हमें ये तो मालूम होता है कि कंठ से उच्चारण हो रहा है, हम लिखते भी हैं, सही परीक्षा में पास भी हो जाते हैं, लेकिन कंठ कहाँ है इसका हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। उसके बाद उपपदिमानीय नाम ओष्ठ, प फ ब भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ तो जान जाते हैं, लेकिन अन्य मुख के अवयव ऐसे भी हैं जिनको कि हम नहीं जान पाते। तो उसके लिए क्या है? सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कहाँ पर तालु है, कहाँ पर मूर्धा है, कहाँ पर दांत है। ये सब चीज़ें अगर हमें जानकारी रहेगी तो हम क्या करेंगे? इसका उच्चारण स्पष्ट कर पाएंगे। और आपके अध्याय का भी नाम है कि अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध उच्चारण करना। यहाँ पर यह चीज़ एक महत्वपूर्ण बात है कि जब भी किसी भाषा का प्राण की बात की जाती है तो उस भाषा के शब्द और वाक्य संरचना होती है। जब भी हम किसी भाषा की बात करते हैं तो उसका वाक्य और उसकी वाक्य संरचना कैसी होती है? वाक्य संरचना जाहिर सी बात है कि शब्दों से होगे, फिर वर्णों से या स्वर से और ध्वनियों से। तो यहाँ पर हमें उसमें कहाँ हलंत लगा है, अनुस्वार कहाँ है, विसर्ग कहाँ है, संयुक्त वर्ण क्या है, प्रत्यय क्या होता है, समास क्या होता है, संधि क्या होता है, इन सब बातों का हमें ध्यान रहना चाहिए। उसके अलावा हमें कौन सा वर्ण, कौन सा स्वर किस स्थान से प्रयुक्त होता है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर संस्कृत ध्वनियों की बात करते हैं तो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और कंठोष्ठ और दंतोष्ठ होते हैं। अब यहाँ पर हम अगर भाषा की बात कर रहे हैं, चूँकि संस्कृत भी एक भाषा है, तो भाषा क्या है? भाषा उस साधन का नाम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भाव और विचारों को दूसरों तक प्रकट करता है। यहाँ पर यह चीज़ महत्वपूर्ण है कि हम जब दूसरों तक अपने विचार प्रकट करेंगे तो हमें शुद्ध उच्चारण करना पड़ेगा ताकि हम जिस उद्देश्य से जो लैंग्वेज, जो भाषा बोल रहे हैं, उसी उद्देश्य से सामने वाला उसे समझे। तो क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। भाषा मानव जीवन के लिए एक अनिवार्य उपकरण है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त मानव जीवन के लिए भाषा एक अनिवार्य उपकरण है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अतः भाषा के द्वारा किसी भी समाज वर्ग के विशेष लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान या विनिमय करते हैं। तो विनिमय जब करते हैं हम, तो यहाँ पर वही बात फिर दोबारा आ जाएगी कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, व्यंजन का उच्चारण स्थान कितना है। यह चीज़ें क्या है? महत्वपूर्ण है। जो आप हम हिंदी आज बोल रहे हैं उसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट्ट, अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के शब्दों को प्रयोग करते हुए हम आज बोल रहे हैं। तो
हमें हिंदी संस्कृत के अलावा अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी, जापानी, तो क्या हुआ, उन भाषाओं के उच्चारण स्थान का ज्ञान हमें या ना हो, लेकिन हमारे शिक्षा शास्त्रियों, भाषा शास्त्रियों को थी। तभी उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए, एक शब्द आता है जापानी शब्द में, जापानी और अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो संस्कृत है वो उसका क्रम वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्रम क्यों है? वैज्ञानिक क्रम क्या है? विधि पूर्वक वो क्या करता है, प्रूफ करता है कि यह वैज्ञानिक चीज़ें हैं। प्रूफ करने के लिए हमें क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान संस्कृत में पहले से ही बता दिया गया है कि अकु विसर्जनीय नाम कंठः, इचुएसा नाम तालु, ऋतुषाणाम मूर्धा, लितुलसा नाम दंता, उपपद्यमानीया नाम ओष्ठव, ईदयतो कंठ तालु, यमंगड़नम नासिका च, ओदवतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठ, जिह्वामूली, उसके बाद नासिका अनुस्वारस्य, नासिका का उच्चारण स्थान। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये परीक्षाओं में इस चित्र में जो भी आपको दिख रहा है, इसमें से प्रश्न आना अनिवार्य है। 1-2 प्रश्न आना आपके लिए अनिवार्य है। पूछ लेता है कि ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ ए दयतो कंठ तालु, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और ताल होगा। पूछ लेगा कि व का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो वकारस्य दंत ओष्ठ। पूछ लेगा कि उ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ उपपद्यमानीया नाम ओष्ठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। फिर पूछ लेता है, अब एक चीज़ बात यहाँ बताइए, रामः, जब रामः कहते हैं तो क्या लगा, यहाँ पर विसर्ग लगा। अब अगर पूछ ले कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ, तो ऊपर आप देखिए सबसे पहले ही दिया हुआ कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अ क वर्ग और विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो हम तुरंत बता सकते हैं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसी प्रकार से परीक्षाओं में पूछ लेता है कि च का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो इचुएसा नाम तालु, ई और च वर्ग, य और श का उच्चारण स्थान तालु है। अब पूछ लिया ताला विषय। अब हमें ताला विषय अगर हमें कब मालूम होगा, जब हम इस सूत्र को याद किए रहेंगे, इस सूत्र को पढ़े रहेंगे कि इचु ऐसा नाम तालु। तो यहाँ पर देखिए ई, च, य और ताला विषय दिख रहा है वहाँ पर, तो क्या इसका उच्चारण स्थान क्या, तालु हो गया। तो यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि अगर हम शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे तभी हम अपने बच्चों को बता पाएंगे और स्वयं भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम जो बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, हम वो एप्लीकेशन में कहीं कुछ काम है तो हम उस अशुद्ध को ही बोलते हैं और अशुद्ध लिख कर ही प्रार्थना पत्र दे देते हैं। तो इससे क्या होती है, इससे गलत प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि उच्चारण स्थानों को के योगदान में एक महत्वपूर्ण बात होती है प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो हम प्रयत्न करते हैं, चाहे वो आभ्यंतर हो चाहे बाह्य। प्रयत्न यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, आभ्यंतर प्रश्न को मुख्य भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जिस प्रकार ताल, दंत, ओष्ठ आदि उच्चारण स्थान है, ये क्या है, उनके उच्चारण स्थान है। तो आभ्यंतर से यहाँ आप सीधे जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के अंदरूनी भाग स्पर्श करें वो क्या हो जाएंगे, या कंपन करें वो हो जाएंगे आपके आंतरिक प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न क्या हो जाएंगे, जो मुख के बाहर तो ऐसा होना कि मुख के बाहर बोलेंगे, जो अंदर से आगे हों। उसके बाद हम देखते हैं इसमें अभ्यंतर प्रयत्न कितना है, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, संवृत। उसके बाद बाह्य प्रयत्न क्या है, यहाँ पर देखिए विवार, संवार, श्वास, नाद और घोष। उसके बाद अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो यहाँ पर इसके लिए एक उदाहरण देखिए कि बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न को क्लियर कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पृष्ट,
स्पष्ट क्या है, मतलब स्पर्श करता हुआ, जब उच्चारण का स्थान स्पर्श कर। कादयो मुशानाम स्पर्शाह, क से लेके म तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद ईसद स्पृष्ट, ईसद मतलब जहाँ थोड़ा थोड़ा स्पर्श करे उसे क्या कहेंगे, ईसद स्पृष्ट। विवृत्र, जब उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान की ओर उठता है परंतु उसका स्पर्श नहीं होता है तो क्या है, विवृत हो जाता है। ईसद वृत्त, ईसद मतलब छोटा थोड़ा थोड़ा जहाँ टच करता है वहाँ श। संवृत्त, इसमें उच्चारण अवयव निष्कृष्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पर एक सूत्र है, इसको देखिए, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले, संस्कृत में मैंने महर्षि सूत्र बता दिए थे, पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया गया है, वहाँ से आप लेंगे खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, उसके बाद हसा समारा नादा घोषाश्च। फिर अब हमें एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, अगर प्रयत्न की बात कर रहे हैं, उच्चारण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा अल्पप्राण और महाप्राण। 135 यह अलावा आपका ये अल्पप्राण है। उसके बाद महाप्राण, महाप्राण क्या है, 24 आप क्या हो जाएगा, 24 का मतलब वर्ग का दूसरा और चौथा, ये क्या हो जाएगा आपका महाप्राण। उसके बाद अघोष और घोष, उसके बाद उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो यहाँ पर आज हमने जाना कि संस्कृत के उच्चारण में हलंत और विसर्ग और उच्चारण स्थान स्वरों का हो, चाहे अल्पप्राण हो महाप्राण हो, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से किए और कहाँ से करना चाहिए, इनका हमने आज थोड़ी थोड़ी चर्चा की और स्पष्ट ईसद विशिष्ट आदि बातों को हमने ध्यान से सुना। धन्यवाद।